नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम हिंदी भाषा और साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो है जो दोस्तों ये सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के लिए रहने वाली है। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उनसे हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए हैं। यहाँ पर 2017 के क्वेश्चन, 2018 और 2019 और साथ में 2020 और 2021 के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार की है दोस्तों आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी चांस है अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। चलिए दोस्तों हम बिना टाइम गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास को संक्षेप में बताइए। हिंदी भाषा का विकास है जो उसको संक्षेप में बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। संसार में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं की निश्चित संख्या पता पाना संभव नहीं है दोस्तों। संसार में पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है यह पता लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी यह अनुमान है कि विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी दोस्तों एक अनुमान है कि लगभग पूरे विश्व में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से इन भाषाओं का वर्गीकरण और पारिवारिक संबंधों के अनुसार किया गया है दोस्तों। और इस वर्गीकरण में भारतीय भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या, क्षेत्रफल और साहित्यिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है और यह भारत से यूरोप तक फैला है। और भारतीय परिवार की इस दिशा शाखाएं मानी गई है कि जिनमें एक भारत ईरानी शाखा भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसका देखते हैं। आधुनिक काल 800 ईसा पूर्व से अब तक साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गई। यह बात अलग है कि दोस्तों अपने अपने प्रदेशों में इनका प्रयोग अभी भी जारी है, लेकिन उन पर भी खड़ी बोली का प्रभाव है और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अरबी फारसी के क, ख और ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम गया है, लेकिन जे एवं फू का प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों हिंदी का सरकारी कामकाज की राजभाषा बनाने तथा विज्ञान, वाणिज्य आदि में प्रयोजन मूल्य कार्य करने के कारण इसकी पारिभाषिक शब्दावली में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हिंदी भाषा में दोस्तों तब से सबसे अधिक वृद्धि हुई है तब से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी जो हमारे कामकाज हैं उनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार शब्द संपदा के समृद्ध होने से अपनी अभिव्यक्ति से अधिक समर्थ और गहरी होती जा रही है। इस प्रकार दोस्तों हिंदी भाषा का और भी अधिक विस्तार बढ़ता जा रहा है। अंत हम कह सकते हैं कि दोस्तों हिंदी भाषा का जो विकास है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी लगातार निरंतर बढ़ता गया। जैसे सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था, इस प्रकार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, हिंदी शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द सिंधु से माना गया है। हिंदी का जो शब्द है दोस्तों वो उद्भव संस्कृत शब्द सिंधु से माना गया है और यह सिंधु नदी के आसपास की भूमि का नाम है। ये जो दोस्तों शब्द है उद्धव, ये सिंधु नदी के आसपास भूमि का नाम है कोई। और ईरान से का उच्चारण प्राय है होता है, इसलिए सिंधु का रूप हिंदू हो गया और बाद में हिंद हो गया। इसका अर्थ हुआ सिंध प्रवेश और बाद में हिंद शब्द पूरे भारत के लिए प्रयोग होने लगा था। इसमें ईरानी का एक प्रत्यय और लगने से हिंदी शब्द बन गया, जिसका अभिप्राय है हिंदू। कहा जाता है कि इसी हिंदी जी से 3388 गए इंडिका और वहीं से अंग्रेजी शब्द इंडिया भी बना है। आई दोस्तों बात समझ में।
दोस्तों मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ऐसा ना हो दोस्तों कभी आपकी समझ में ये वीडियो न आए। और मैं दोस्तों दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। चांसेस है 100% इस क्वेश्चन को पूछे जाने के, क्योंकि दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं यह हिंदवी शब्द हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। इस दृष्टि से हिंदवी शब्द पुराना है और हिंदी अपेक्षाकृत बाद का, और तुलसी के फारसी पंचनामे, जटमल की गौरा बादल की और कथा तथा इंसा अल्लाह खां की रानी कैतकी की कहानी में भी केवल हिंदवी शब्द समान हो गए हैं। दोस्तों इस प्रकार हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लगातार सीरीज जारी कर रहे हैं। प्लीज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसे हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे वीडियो को। हम और आगे और क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस क्वेश्चन की तो ये 2017, 18, 19 और 20, 21, 22 हर साल दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। 100% मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको क्या है भक्ति आंदोलन का उद्भव तथा विकास। भक्ति आंदोलन यहाँ से समझिएगा दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का ऐसा दौर जहाँ इस्लाम धर्म अनेक हिंदुओं द्वारा अपनाया जा रहा था। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों एक ऐसा समय था जब इस्लाम धर्म था दोस्तों जो हिंदुओं के द्वारा बड़ी संख्या में अपनाया जा रहा था। हिंदू धर्म व समाज की स्थिति का स्तर भी औद्योगिक की ओर अग्रसित था। हिंदू धर्म का जो समाज था दोस्तों वो बहुत तेज़ी से औद्योगिक की ओर विकास कर रहा था, और उसी समय भक्ति का विकास हुआ था। उसी समय दोस्तों भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था। आइए बात करते हैं अब इसके उद्भव की। क्या है ये? प्राचीन काल से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्गों का ज्ञान था। पहले से ही दोस्तों मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्गों का ज्ञान था। नंबर 1 कर्म और ज्ञान और भक्ति। प्राचीन समय में केवल कर्म ज्ञान के ही अनुसरण किया गया था। प्राचीन काल का समय था दोस्तों जो उसमें केवल कर्म ज्ञान का ही अनुसरण किया गया था, किंतु जब परिस्थितियों में सामाजिक व धार्मिक गिरावटें देखने को मिली, जब परिस्थितियां जैसे जैसे सामने आई दोस्तों, सामाजिक व धार्मिक गिरावटें देखने को मिली थी, तभी भक्ति का भी उदय हो गया था। उसी समय दोस्तों ये भक्ति का उदय हुआ था जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम व श्रद्धा को उजागर भी किया गया था, और मनुष्य को समझाया गया था कि ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। क्या समझाया गया था दोस्तों कि ईश्वर है जो वो हृदय में ही रहते हैं, हर इंसान के दिल में ही जो ईश्वर है वो रहता है, और वह स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि दोस्तों अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, उनके प्रति समर्पण की भावना पैदा करनी है दोस्तों। इसी प्रकार उस समय ये दोस्तों कह सकते हैं हम उद्धव का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी का, वो है भक्ति आंदोलन का आरंभ। भक्ति जो आंदोलन है दोस्तों उसका आरंभ दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार यानी अलवार एवं नैनार संतों द्वारा हुआ। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है दोस्तों वो दक्षिण भारत से हुई। कहाँ से? अलवार एवं नैनार संतों द्वारा, जो पूरे दक्षिण एशिया में फैला हुआ था, और इसमें कई संतों ने प्रचार भी किया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण था दोस्तों कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना और हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की दुर्दशा करना। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था कि पूरे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना है और हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की दुर्दशा करनी थी। अनेक हिंदुओं का दबाव में आकर इस्लाम अपनाना रहा था। क्या है दोस्तों कि अनेक जो हिंदू लोग थे जो हमारे, उनको दबाव में आकर भी इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था।
आइए इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट भी समझते हैं। सकारात्मक उपदेश, ईश्वर पर विश्वास। क्या है भक्ति आंदोलन में दोस्तों? सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास की बात की गई और उसकी आराधना कर जोर दिया गया था। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो दोस्तों जोर दिया गया था कि ईश्वर में विश्वास करना है, गुरु की सेवा करनी है, भाईचारे व समानता पर जोर दिया गया था। इसमें सबसे अधिक दोस्तों समानता यानी सबके साथ एक समान रहना, इस पर जोर दिया गया था। भाईचारे की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लोगों के मन से भेदभाव को दूर करने का भी प्रयास किया गया था। उसी समय दोस्तों जो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव थे उनको भी दूर करने की कोशिश की गई थी। आइए नकारात्मक उपदेश जानते हैं। नकारात्मक उपदेश क्या हैं इसके? किसी भी चीज़ के दोस्तों सकारात्मक उपदेश भी होते हैं और नकारात्मक उपदेश भी हो सकते हैं। मूर्ति पूजा और कर्मकांड, यज्ञ, पुरोहित, अन्य आडंबर का विरोध भी किया गया था। इस समय दोस्तों अभी हमने पहले ही बताया कि हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की दुर्दशा करना, इस प्रकार मूर्ति पूजा, कर्मकांड, यज्ञ और पुरोहित, अन्य आडंबर का विरोध भी किया गया था तथा छुआछूत का विरोध किया गया था। छुआछूत की जो दोस्तों ये पहले समस्या थी, इसका विरोध भी किया गया था इस समय भक्ति आंदोलन के समय में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। विकास, भक्ति आंदोलन का विकास किस प्रकार हुआ था दोस्तों? आइए समझते हैं गहराई से इसको। भक्ति आंदोलन दो भागों में बटा था। एक था दोस्तों निर्गुण शक्ति, जिसमें प्रेम व ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रचार हुआ था। निर्गुण शक्ति है, उसमें दोस्तों प्रेम व ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रचार किया गया था। और दूसरा जो पॉइंट है इसका भाग है वो है सगुण शक्ति भक्ति, जिसमें भगवान की उपस्थिति को बताया गया था कि यह दो भागों में बटा था। कृष्ण भक्ति एक है दोस्तों, इसके प्रमुख वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई और रसखान जैसे संत हुए थे। और दूसरा है दोस्तों इसमें ही राम भक्ति, इसके अनुयायी तुलसीदास, अगरदास और नाभादास जैसे संत हुए थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भक्ति आंदोलन का प्रभाव है दोस्तों जो इस्लाम के अनुयायियों पर भी पड़ा था। भक्ति आंदोलन का हम कह सकते हैं इस्लाम के जो मानने वाले जो लोग थे उन पे ऊपर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे रहीम और सैयद इब्राहिम रसखान जैसे संतों ने भी हिंदू देवी देवता और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी। दोस्तों आपको मैंने इतनी सरल भाषा में एक क्वेश्चन समझाया है, अब तो आपको ये क्वेश्चन याद ही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसी वीडियो में हम पूरे क्वेश्चनों को तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले दो क्वेश्चन और करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारा वो है हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को समझाइए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 17 में भी पूछा गया है और 18, 19, 20, 21, 22। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 साल तक ये क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें इस वीडियो को। चलिए इस क्वेश्चन को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं क्या है आखिरकार इस क्वेश्चन में। हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा के क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार पर बात करने से पहले 2-3 बातों पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा। यदि हम हिंदी भाषा के क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उससे पहले हमें 2-3 बातों पर विचार कर लेना ही ठीक रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का एक क्रमिक विकास हुआ है और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक और प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय रूस, शौरसेनी, जर्द, मगधी आदि से हिंदी की बोलियों का विकास होता है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी तथा पहाड़ी की बोलियों का विकास हुआ है।
अर्ध मागधी और अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है दोस्तों इसलिए हमें हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र की पहले बात करनी है तो 2-3 बातों पर विचार कर लेना ठीक रहेगा। जैसा कि इसका विकास क्रमिक है, आप जानते हैं कि इसका विकास लगातार हुआ है। जैसे संस्कृत से पहले पाली और पाली से पहले प्राकृतिक, इस प्रकार दोस्तों इस हिंदी भाषा का जो विकास है वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, आइए समझते हैं। हिंदी क्षेत्र, हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, आइए समझते हैं। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हिंदी जो भाषा है दोस्तों, भारत के बहुत अधिक लोग इस भाषा को बोलते हैं, जो उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। उत्तर भारत के ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पर यह बहुसंख्यक हिंदी भाषा, लगभग हम कह सकते हैं 90% लोग इस भाषा को वहाँ पर बोलते हैं। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है और इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित हैं। ये जो भाग है दोस्तों, ये जो 10 राज्य हैं, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का रूपांतरण काफ़ी प्रचलित है और हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित भी हैं। हिंदी के जो ये दोस्तों क्षेत्र हैं, इनमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां भी शामिल हैं। इन बोलियों और हिंदी का विदेशी क्षेत्र, हिंदी जो भाषा है दोस्तों वो विदेशी क्षेत्र की भी भाषा है। आइए समझते हैं कौन कौन से देश हैं वो। हिंदी भाषा वर्तमान समय में केवल भारत के सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। हिंदी जो भाषा है दोस्तों वो केवल भारत में ही नहीं, न केवल भारत की भाषा है, रोजगार की तलाश और आधुनिक व्यवस्था ने इसे भारत के बाहर भी बोलने का अनुकूल माहौल प्रदान कर दिया है। दोस्तों जैसे रोजगार की तलाश में हम लोग विदेशों में जाते हैं वीज़ा बनवाने के, वीज़ा लेकर या किसी भी काम करने के लिए हम विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये माहौल पैदा कर दिया है भारत के लोगों ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी जो भाषा है इसका विदेशों में भी काफ़ी इस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों में हिंदी बोली और समझी भी जाती है। कई देशों में तो दोस्तों ये भाषा जो हिंदी है वो बोली भी जाती है और कुछ लोग इस भाषा को वहाँ पर समझ भी लेते हैं। उन देशों में जहाँ हिंदी भाषियों ने अच्छे भविष्य की तलाश में पलायन कर गए थे, आज वहाँ हिंदी प्रमुख भाषा है। ऐसे देशों में प्रमुख हैं फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और दक्षिण अफ्रीका आदि। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत के पड़ोसी देश जहाँ पर हिंदी भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और श्रीलंका में भी हिंदी बोलने और समझने वाले भारतीयों की काफ़ी संख्या है। इन देशों में हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी भाषा बोलने वाले और समझने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। नेपाल के 53% लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। नेपाल जो देश है वहाँ पर 53% यानी आधा से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर इस भाषा को मातृभाषा मानते हैं। पाकिस्तान में सभी उर्दू भाषी हिंदी समझते हैं और बोलते भी हैं। निष्कर्ष क्या है दोस्तों इसका, निष्कर्ष रूप में हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और यह हिंदी भाषा क्षेत्र में केवल जनसंख्या का लगभग 86% लोग हिंदी बोलते हैं और 7% लोग समझते भी हैं। पूरे भारत में हिंदी बोलने का वालों का प्रतिशत 42.88% और हिंदी जानने वालों की संख्या 73.31% है। हिंदीतर भारतीय क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा भाषियों की खासी जनसंख्या भी है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र भी फैलता जा रहा है और विस्तारित हो रहा है। हिंदी जो बोलने के लोग हैं दोस्तों उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और ऐसे लोगों का भौगोलिक क्षेत्र भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100% संभावना है कि यह अब की बार भी आपके एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम डिस्कस करते हैं विस्तार से और सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। भक्ति आंदोलन के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। हिंदुओं में आशा। भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है दोस्तों, हिंदुओं में आशा बढ़ गई तथा साहस और का संचार। भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ है। भक्ति आंदोलन का जो सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है वो दोस्तों, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में भी सफल रहे हैं। हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी बचाने में सफल रहे हैं। किसके कारण? भक्ति आंदोलन के कारण। मुसलमानों के अत्याचारों में कमी और भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासकों पर भी पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई है। भक्ति आंदोलन के कारण दोस्तों विभिन्न धर्मों के बीच में एकता की भावना पैदा हुई है, जिससे मुसलमानों के अत्याचार भी कम हो गए हैं। जो दोस्तों मुसलमानों पर पहले अत्याचार हो रहे थे, वो भक्ति आंदोलन के कारण उन पर अत्याचार भी कम हो गए थे। बाहरी आडंबरों में कमी और भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों की में आडंबरा की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए हैं। वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। भक्ति आंदोलन के संतों में न ऊंच नीच छूत अछूत आदि का भेदभाव दूर करने की कोशिश की थी। भक्ति आंदोलन के समय में दोस्तों जो संत थे, उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत जैसी समस्याओं के भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों, और जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीयता और संकीर्णता को आघात लगा। सामाजिक सद्भावना का विकास भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा ही प्रभावित किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन का समाज के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनमें कमी भी आई थी काफ़ी बड़ी मात्रा में। छुआछूत जैसी जो समस्याएं थी दोस्तों, उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश भी की गई थी और विभिन्न धर्मों के बीच में एकता की भावना पैदा हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है बाहरी आडंबरों में कमी आना। पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बाहरी आडंबरों में भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव सामाजिक जीवन पर है, बाहरी आडंबरों में भी कमी आई थी। मध्यकालीन समाज के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के समाज के बीच बाहरी आडंबर बड़े पैमाने पर विद्यमान थे। जब ये दोस्तों भक्ति आंदोलन का समय चल रहा था तो बाहरी जो आडंबर थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और भक्ति आंदोलन के शुरू होने के बाद इन आंदोलन से जुड़े संतों के उपदेशों के प्रभाव में आकर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर आकर्षित होने लगे थे। उन्होंने दोस्तों बाहरी आडंबरों का विरोध किया तथा अपने सरल जीवन की ओर वो विकास करने लगे थे। उन्होंने बाहरी आडंबर उनको त्याग किया, चरित्र की शुद्धता की और ध्यान देने लगे कि इससे एक चरित्रवान समाज के लिए निर्माण होने लगा था। उन्होंने दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बाहरी आडंबरों की संख्या थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में थी। उन्होंने उनका त्याग किया और अपने अच्छे निर्माण के लिए काम किया। उदारता का संचार हुआ था दोस्तों। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेशों के प्रभाव से मध्यकालीन समाज के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के मन में उदारता की प्रवृत्ति ने जन्म लिया और वे अब आपसी भेदभाव को छोड़कर प्रेम और सहिष्णुता अपनाने लगे थे। जो दोस्तों उनमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव की स्थिति, अब उसको छोड़कर वो क्या करने लगे, प्रेम की भावनाएं अपने आपों में अपनाने लगे थे। समाज में अब परस्पर प्रेम और मेल मिलाप का वातावरण भी काफ़ी मात्रा में बनने लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका क्या है देखते हैं। संकीर्ण मानसिकता में कमी। संकीर्ण मानसिकता में भक्ति आंदोलन के कारण कमी आई थी। तत्कालीन समाज में ऊंच नीच छुआछूत जैसी संकीर्ण भावना बड़े पैमाने पर विद्यमान थी और इन संकीर्ण भावनाओं ने समाज को
कई भागों में विभक्त कर रखा था, जिससे लोगों के आपसी प्रेम और संबंध काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत जैसे भेदभाव वाली संकीर्ण भावनाओं का घोर विरोध किया था। भक्ति आंदोलन के समय में जो दोस्तों ये संत थे, जो उन्होंने इनको ऊंच नीच और छुआछूत जैसी समस्याएं थी, इनका काफ़ी बड़ी मात्रा में विरोध किया और कहने लगा कि हम आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। नतीजतन यह हुआ कि तत्कालीन समाज में इस तरह की संकीर्ण मानसिकता में भारी कमी आई और लोगों के आपसी संबंध मजबूत होने लगे। लोग समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को त्याग कर आपस में प्रेम और मिलाप से रहना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि दोस्तों भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि। भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है सामाजिक जीवन पर, उसमें एक पॉइंट यह भी है कि राष्ट्रीयता की भावना में काफ़ी वृद्धि हुई थी दोस्तों। भक्ति आंदोलन के कारण जनसाधारण के मन में राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि होने लगी थी। भक्ति आंदोलन के कारण दोस्तों सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं विकसित होने लगी और इसी भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्र प्रेम जगने से आगे चलकर महाराष्ट्र, पंजाब आदि स्थानों में बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन का भी जन्म हुआ था। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलनों का भी जन्म हुआ था, जिसके कारण कह सकते हैं हम कि दोस्तों कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसके कारण समाज पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा भक्ति आंदोलन के प्रभाव। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के एक दूसरे के निकट लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। दोस्तों जो ये भक्ति आंदोलन है, मध्यकालीन भारतीय समाज में क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया जब मुस्लिम धर्म के अनुयायी और हिंदू धर्म के अनुयायी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे। इसके अलावा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जैसे कि छुआछूत, ऊंच नीच जैसी भावनाओं को समाप्त किया। ऐसा माना जाता है कि इसी आंदोलन के प्रभाव से आकर अकबर ने सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। दोस्तों हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके अपने सभी दोस्तों और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।